उनका धार्मिक मुद्दा धार्मिक भावनाओं को जागृत करने का। आज संसद में फूड बिल पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही दूसरे कई अहम विधेयक भी संसद के पटल पर रखे जा सकते हैं। वहीं यूपीए सरकार की कोशिश फूड बिल को पास कराने की होगी। वहीं बीजेपी 84 कोस यात्रा पर हंगामा कर सकती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज एक दिन के दौरे पर देहरादून आ रहे हैं। वो यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में नई लैब का भी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गंगा और यमुना के बड़े जलस्तर ने इलाहाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी में तबाही मचा रखी है। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं तो कई एकड़ फसल पानी में डूब गई है। कई जगह सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। नमस्कार, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरिजा व्यास जी। गिरिजा जी कांग्रेस की कुछ चुनिंदा बड़े नेताओं में से एक हैं और सबसे खास बात यह है कि सत्ता के करीब रहते हुए भी अपने को इतने लंबे समय तक विवादों से दूर रखे हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे मौजूदा जो राजनीति चल रही है देश में उसके बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में, राजस्थान की राजनीति के बारे में और इसके साथ ही जो महिलाओं की समस्याएं हैं जिसको लेके लगातार इनकी सरकार और इनके नेता विवादों में रहे हैं, उनके ऊपर तरह तरह के आलोचना और आरोप लगते रहे हैं। इन सब सवालों का इनसे जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो ये कि एक संयोग ही कहें कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तब भी आपकी सरकार थी और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनके अगर हम कहें तो पॉलिटिकल शिष्य या मनमोहन सिंह जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, तब नरसिंह राव जी थे। बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे रही। आज भी पिछले 3-4 दिन से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक हम कह सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद का तांडव चल रहा है और कोशिश हो रही है फिर एक बार पूरा सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की, और कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे हुए, क्या कारण है इसका? देखिए, मैं नहीं कहती कि चुप्पी साधे हुए हैं, अपनी बात को रखा भी है, अपनी बात को लेकर के गंभीर भी हैं, लेकिन वहाँ न तो कांग्रेस की सरकार है, ये राज्य का विषय है नंबर 1 पर। नंबर 2 कि जब भी बीजेपी को लगता है कि वो बिल्कुल रसातल में जा रही है तो वो सहारा पकड़ लेती है विश्व हिंदू परिषद का, आरएसएस का, और इनका लास्ट में अंत में आकर के एक ही मुद्दे पर आकर के टिक जाते हैं और वो उनका धार्मिक मुद्दा धार्मिक भावनाओं को जागृत करने का होता है। लेकिन मैं एक बात भूल गए, मुझे कभी कभी मार्क्स पर लगता है कि वो शायद बहुत बातों में सही थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका बाहर का डेवलपमेंट होता है उसी के साथ साथ आपका रिलीजियस मोड भी बदलता रहता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कभी आर्थिक आता है। मैं इस अर्थ में यदि भारत के हमारे अपने दर्शन की बात कहूँ तो 4 मूल्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हम अर्थ को अलग नहीं कर सकते और धर्म भी चलेगा, लेकिन आपका धर्म अर्थ नंबर 2 पर है और धर्म उस पर आधारित चला हुआ, लेकिन नैतिकता पहले स्थान पर है। ये भारत की अपनी खूबी है। तो ये जो वातावरण है, ये जो 20-30 साल का जो अंतराल है जो राम जन्मभूमि के समय का था, वो अंतराल वो देख नहीं पा रहे कि अंतराल में बहुत कमी आ गई है। लोगों के मन में केवल वो अपने कार्यकर्ताओं को उतार दे, लेकिन जो उद्वेलित कर पाए थे उस भावना को बहुत लोगों के दिल में उसको उतार नहीं सके। और कांग्रेस की चुप्पी नहीं है अभी, बल्कि कांग्रेस अपना विरोध भी जता चुकी है। कांग्रेस के वहाँ के स्तर के, क्योंकि राज्य स्तर का मामला है, इसको हम केंद्र स्तर का मामला बनाना नहीं चाहते। इसलिए नहीं बनाना चाहते कि हम धर्म की राजनीति करना नहीं चाहते। ये अपना आप राज्य और वहाँ के जो है वो उसको निपटे, लेकिन हमारी निगाहें इस सारे मसले पर है। आज राजस्थान में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, और इनकी जो कोशिश है अयोध्या के मामले को अयोध्या तक केंद्रित नहीं करना चाहते हैं। वो अयोध्या के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाके जो 2014 का लोकसभा का चुनाव है उसका राजनीतिक फसल काटना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इस पूरे कवायद में कहीं बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका में दिखाई नहीं दे रही है।
ये उनको डाइल्यूट करने के लिए उनके एजिटेशन को। कांग्रेस अपनी सांप्रदायिक विरोधी जो उनकी नीति है उसके प्रति अडिग है, और हम लोग बार बार कह चुके हैं, बार बार कहने की जरूरत भी नहीं है, और इसीलिए बार बार प्रियम्बल में बाद में जोड़ा गया, क्योंकि जब आज़ादी मिली थी तब ये सोच लिया गया था कि आज़ादी के साथ ये सांप्रदायिकता भी समाप्त हो जाएगी। बहुत बड़ी कीमत हालांकि देश ने चुकाई थी, और एक पड़ोसी देश के रूप में रिलीजियस भावना के कारण एक पड़ोसी देश उभर करके सामने आ गया। हमें डिवाइड होना पड़ा भाई को भाई से। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति की बात हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे वैदिक उसमें है, सभी आत्माओं को एक समझा गया है। फिर उसके बाद में भी चाहे जो जैन आए हों, उसके बाद में भी चाहे गुरु नानक देव जी हों, या मैं कहूँ कि अलग अलग धर्म जो इस पृष्ठभूमि से निकल करके आए, उन सब में एक ही बात थी कि सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए और सभी धर्मों की कदर होनी चाहिए। मैं तो इस्लाम के बारे में भी, चाहे जीसस के बारे में, सबके बारे में आप कहें कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। कांग्रेस पार्टी उसी पर आज भी टिकी हुई है कि हर एक की अस्मिता में जिंदा है, और कुछ लोग जो उसको खुरचने की कोशिश करके और सांप्रदायिकता को उबारने की कोशिश करते हैं, वो अंत में मुंह की खाते हैं। स्टेटमेंट आया था रूस के राष्ट्रपति का, व्लादिमीर पुतिन का, और उनके बयान के बाद नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनका भी बयान आया था कि वो एक हिंदू राष्ट्रवादी हैं। पुतिन का बयान था कि जो लोग अपीजमेंट की बात करते हैं, जो लोग माइनॉरिटी की बात करते हैं, उनके लिए रूस में कोई जगह नहीं है। और उन्होंने बताया था कि दुनिया के वे मुल्क जहाँ की माइनॉरिटी करके पॉलिसीज बन रही हैं, वे ज़्यादातर मुल्क लिक्विडेशन के कगार पर हैं। आपको नहीं लगता है कि भारत में भी जो ये तुष्टिकरण? मैं आपकी इस बात को टोटल नकारती हूँ। कहीं तुष्टिकरण नहीं है, लेकिन आप घर में भी देखते हैं कि जो कमजोर बच्चा होता है उसको थोड़ा सा अधिक दूध दिया जाता है। डॉक्टर साहब, अभी आप चर्चा कर रही थी कि जीवन की जो 4 मूलभूत तत्व हैं, सिद्धांत हैं, फिलॉसफी है, जिसमें अर्थ, काम, इसकी बात आपने, जो आपकी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका कहना है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की जो अगुवाई में सरकार चल रही है, वो जीवन के बाकी 3 जो सिद्धांत हैं उसको भूल गई है, सिर्फ अर्थ के सिद्धांत पर चल रही है, और इसलिए जितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं उसके पीछे कहीं न कहीं जो ड्राइविंग फोर्स है वो अर्थ ज़्यादा है। लेकिन मैंने ये जरूर देखा है कि कुछ दिनों में परिवर्तन सबके आया। एनडीए के सरकार के समय के यदि हम कारनामे गिनाने लगे, यदि हम अभी जो बीजेपी की सरकार थी कर्नाटक में उसके कारनामे गिनाने लगे, तो मैं सोचती हूँ कि अपने को बहुत समय लग जाएगा। तो कारनामे ये जो लोग हैं, लेकिन त्वरितता के साथ आप एक कंपैरिजन कर दीजिए कि सामने आए हुए थे आपके माइंस के घोटाले कर्नाटक को लेकर के, लेकिन कार्रवाई कब हुई? जब सारा कुछ समाप्त हो गया। हाँ, यहाँ पर भी कुछ घोटाले के मामले सामने आए, लेकिन उसी वक्त यूपीए सरकार ने और कांग्रेस ने त्वरित गति के उसके साथ उसके खिलाफ कार्रवाई की, और चाहे वो कोई भी हो उनको दंडित किया है। ये फर्क है। लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ कि कांग्रेस को, हम लोगों को और भी अपने सिद्धांतों के आधार पर बढ़ना होगा। लेकिन जो इसमें परसेप्शन है देश में कि कांग्रेस पार्टी डिफेंसिव है। टेक्नोलॉजी मिशन राजीव जी की देन है, उस समय आप राजीव जी की काफ़ी करीब थी, उस समय की सरकार में आप मंत्री थी। उसका सबसे ज़्यादा अगर पॉलिटिकल माइलेज कोई ले रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। नॉनसेंसिकल बातों का, हर नॉनसेंसिकल बातों का जवाब देना उचित नहीं समझते हैं, और आपने मेरी बात का जवाब अपने प्रश्न में ही दे दिया कि जो लोग उस समय राजीव जी के आईटी के क्षेत्र में किए गए कार्यों का या तो बुराई करते थे या उस पर हंसा करते थे, वे लोग आज उसका सहारा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो नीचे का व्यक्ति, जो नीचे ग्रामीण लेवल का व्यक्ति है, उसे तो रोजी रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, उसे उसके दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति चाहिए, उसे 2 वक्त का भोजन चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए, और ये उसे तामझाम। आप गुजरात के अंदर चले जाइए, मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, क्योंकि मेरा इलाका तो गुजरात से लगता हुआ बहुत इलाका है, हमारी पंचायतें भी लगी हुई थी मेरे पिछले। आपका संबंध भी गुजरात से काफी नजदीक? संबंध भी है, हूँ भी वहीं से। तो ग्रामीण क्षेत्र के वहाँ के चमकते हुए ऊपर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा फर्क है। तो आईटी का सहारा लेकर के हो सकता है कि आप मीडिया में कुछ दिन दिख जाएं, आप अलग से अपना बना लें, लेकिन जब तक उस ग्रामीण के दिल में नहीं बैठेंगे। मैंने एक शेर में कहा था कि मुझे दीवारों पर चस्पा होने की आदत नहीं, क्योंकि मैं दिलों में रहने की ख्वाहिश रखती हूँ। तो वो चस्पा जो लोग होंगे
वो बहुत जल्दी वहाँ से हट भी जाएंगे। इसलिए हम लोग तवज्जो ही नहीं देते, इसलिए उनकी बातों का क्या जवाब देना जिस बात में तथ्य नहीं है। और लग रहा है कि बाइपोलर इलेक्शन होने जा रहा है देश में। एक तरफ बीजेपी रहेगी और उसके कुछ चुनिंदा सहयोगी दल रहेंगे और दूसरी तरफ आप लोग रहेंगे। जो चुनावी तैयारी के अगर दृष्टि से देखें तो कांग्रेस पार्टी में अभी बहुत ज़्यादा फोकस्ड कोई एजेंडा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कारण है? फोकस्ड एजेंडा तो है, उभर करके आया है 9 सालों में निकल करके आया है कि सबसे बड़ी बात है कि जिसकी बात कल सोनिया जी ने कही वो बहुत बड़ी बात थी अपने कम शब्दों में ही। उन्होंने कहा कि हमने अधिकार की परिभाषा को विस्तारित कर दिया है। शिक्षा का अधिकार, ये अधिकार है सारा आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन उसमें शिक्षा पहुंच तो नहीं पा रही थी, उसको स्पेसिफाई कर दिया। लोगों को जानने का अधिकार नहीं था, यदि आप इलेक्टेड मेंबर हैं तो जान करके ले आइए, वहां पर भी आपको 1-1 महीना लग जाता था। लेकिन अभी राइट टू इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में, एक ऐसे सत्ता को करने का दे दिया शस्त्र आम आदमी के हाथ में कि वो किसी वक्त किसी को चीर करके और उसके अंदर के सत्य को उगला सकता है, सत्य को जान सकता है। इसी प्रकार से हमें रोजगार, तो ग्रामीण क्षेत्र का रोजगार, और जब निगाह गई शहरी क्षेत्र की तरफ तब हमारा मंत्रालय बनाया गया। और शहरी क्षेत्र में भी तो गरीब रहता है, उस गरीब की सोच को, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ और बढ़ते हुए शहरीकरण के साथ साथ जब शहरों की तरफ पलायन है तो उसमें गरीब आदमी भी आकर के रहता है। उसमें उसके आवास की सबसे बड़ी समस्या है, उसके रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, उसको ऋण की सबसे बड़ी समस्या है। और उन तीनों को हम लोगों ने अपने मंत्रालय में स्वीकार किया। जब मैं रोज कुर्सी पर बैठती हूँ, मुझे इंदिरा जी के गरीबी हटाओ का वो शब्द और उनके हटाओ का वो निश्चित तौर पर अनुकंपन मेरे मन में होता है। एक छोटा सा विराम लेते हैं। विराम से वापस आने के बाद बात करेंगे कि जो गरीबी की बात हो रही है, जो गरीबी हटाने की बात हो रही है, उसके बारे में जो कार्य योजना है कांग्रेस पार्टी की या कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही सरकार की, वो कितनी कारगर है। और गिरिजा जी सीधे उस विभाग से जुड़ी हैं, तो इनसे काफी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। मेरी मानो ट्रिब्यून लगाओ, भूरे फुदकों से धान बचाओ। असली ट्रिब्यून की पहचान 2 तलवारों का निशान। मॉनसूनी बारिश और बंद से तबाह उत्तराखंड, सैकड़ों की मौत, हजारों लोग लापता और कई हजार करोड़ का नुकसान। आपदा की इस घड़ी में जी मीडिया कर रहा है अपील, बढ़ाएं मदद का हाथ और हिस्सा बनिए इंसानियत की इस पहल में। आप अपना योगदान प्रधानमंत्री राहत कोष में डीडी या चेक के जरिए इस पते पर भेज सकते हैं या कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पर, या लॉगिन भी कर सकते हैं। फैमिलीज चाहे कैसी भी हो, परमानेंट या टेम्परेरी, नेशनल या मल्टीनेशनल, पर हर फैमिली में एक मेंबर से मिलेगा गुड नाइट। अब है इंडिया का नंबर 1 लिक्विड वेपराइजर ब्रांड, इसलिए सेलिब्रेशन ऑफर सिर्फ 72 रुपीज में। वेलकम टू द फैमिली। मेरा टाइम तो अब भी चल रहा है। तुम रोज और यंग होती हो। मैं तो दादी से सीखी हूँ। PC ज्वेलर फॉर जनरेशंस। फैमिलीज चाहे कैसी भी हो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज, फ्रेंडली या नॉट सो फ्रेंडली, पर हर फैमिली में एक मेंबर से मिलेगा गुड नाइट। अब है इंडिया का नंबर 1 लिक्विड वेपराइजर ब्रांड, इसलिए सेलिब्रेशन ऑफर सिर्फ 72 रुपीज में। वेलकम टू द फैमिली। सच्चाई सामने आ रही है लोगों के। आपने डैम बनाया, कचरा वहीं छोड़ दिया। क्या मोदी का भगवा रंग लहराएगा? समाप्त हो जाएंगे आप। उत्तराखंड नाम की कोई चीज नहीं रह पाएगी। जो दल राज्य के लिए लड़ते रहे कि अलग छोटे राज्य बनने चाहिए, वो दल ही भरोसा में नहीं रहे लोगों के। पैसे का हो क्या रहा है? उपभोक्तावाद आज भारतवर्ष को चबाया जा रहा है। आज तो हमारे पास बहुत से तकनीक। ठीक है, तो आप बताइए कितने डॉपलर रडार आपने लगा दिए? कौतूहल का विषय है ये। गलती नहीं करी सरकार ने, अपराध किया है। बात आकर अटकती है कानून पर। हमारा काम है सवाल उठाना, हम तो उठाएंगे। देखिए डिबेट एट 8 रोज रात 8 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक TVS Phoenix 125। एक बार फिर आपका स्वागत है। और डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे अभी कि
जो गरीबी हटाने की जो योजनाएं बनी, खासतौर से शहरी क्षेत्रों में, जिसके लिए आप सीधे तौर पर उत्तरदायी हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है इंटर डिपार्टमेंटल, जो गवर्नमेंट के अलग अलग एजेंसीज में है, वो ज़्यादा दिखाई देता है। और जो एक के बाद एक लगातार सर्वे आते हैं, चाहे वो प्लानिंग कमीशन का फाइंडिंग हो या और भी आपकी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, तो योजनाएं तो लगातार चल रही हैं, करोड़ों रुपया खर्च होता जा रहा है, लेकिन जो अमीर और गरीब के बीच में खाई है वो कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। मैं गांव में भी जाती हूँ। एक दिन मैंने कहा कि हम लोग बहुत पिछड़े हुए लोग हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो सब लोग खड़े हो गए कि हमारे पास देखिए ये। और मैंने कहा देखिए कितने लोगों के पास, वहाँ पर सबके पास मोबाइल होता है, यहाँ पर गांव में मोबाइल नहीं होगा। लेकिन 99% जिसमें महिलाएं भी थी, मजदूर महिलाएं, वो खड़ी हो गई कि हमारे पास मोबाइल है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो एक छलांग तो हमने लगाई है, लोग की भूख भी कम की है, लोगों को वो संसाधन दिए जो उसके लिए जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी गरीब की संख्या है। प्लान भी हम दो तरह का चाहते हैं, मास्टर प्लान, एक मास्टर प्लान इन जनरल और एक आपके स्लम्स के प्लान, कि उसको प्लान वे में हम लोग कैसे बचाएं। 3 हमारा उद्देश्य है। एक तो यह कि जो पुराने लोग रह रहे हैं स्लम से, उनको उससे मुक्ति मिले, उनको नंबर 2 पर उन्हीं को हम लोग वो करके और उनको अच्छे कुछ संसाधन दे करके, कुछ लोगों को उनको मदद करके, उनको कम से कम जिसमें वो एक कमरा आदि और ऐड कर सकें, लैट्रिन बाथरूम बना सकें, उस दिशा में हमारा प्रयास है, जिसमें उनकी ऋण योजना आदि भी वो उसको अपना करके अपना ठीक ढंग से भी कर सकें। और तीसरा जो सबसे बड़ा है कि जो आता है नया, जैसे दिल्ली मुंबई की बात करें, अजमेर की, जयपुर की बात करें, उदयपुर की बात करें, तो जो नया आता है वो अपना आश्रय स्थल तो ढूंढेगा। मैं दिल्ली में प्रवेश करने के साथ मेरा दिल धक धक हो जाता है जब मैं देखते जाती हूँ ट्रेन से लगातार आता तरीके से आपके स्लम्स डेवलप हो रहे हैं, आपके किसी पाइप के नीचे, आपके किसी उसके गंदे नाले के किनारे, या आपके रेल की पटरियों के बिल्कुल करीब की, और उसमें उसके लिए हमने किराए के मकानों की योजना दी है। इसकी शुरुआत शायद आप राजस्थान से ही कर रहे हैं। जी हाँ, राजस्थान से भी कर, लेकिन शुरुआत एक तरह से हो भी गई है, ये पार्टनरशिप में भी होगा। तो और इसमें जो एक और है हमारी सबसे बड़ी बात कि 75,000 रुपए दे करके, और जिसमें हम लोग पार्टनरशिप की बात करें तो वो भी चल रहा है, लेकिन उसमें उतनी उपलब्धि हमें नहीं हो पाई, क्योंकि अब तक 25,000 रुपए देते थे, 15,000 उस तक था जो बनाता था बिल्डर। जब चुनाव नजदीक आता है या चुनाव की घोषणा होने वाली होती है, तो उसके पहले जो तथाकथित अनधिकृत कॉलोनियां हैं उनको रेगुलराइज करने की घोषणा होने लगती है। तो स्लम्स को एक तरह से वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, पहला सवाल। दूसरा, जो आप लगातार जोर दे रही हैं अपने भाषणों में, जहां भी आप जाती हैं, हमने पढ़ा है आपका भाषण, कि एक नियोजित प्लानिंग की जरूरत है। आपको नहीं लगता है कि नियोजित प्लानिंग के साथ साथ एक इंटीग्रेटेड नियोजित प्लानिंग की जरूरत है? आपने जी शब्द उसी पर मैं जवाब कि ये जो वोट की राजनीति होती है, इससे निजात मिले, मुक्ति मिले। इसमें पहले वर्ष में देखिए, मैं खुद आपकी बात से पूरी तरह से इस बात पर से सहमत हूँ कि हमें पहले ही दृष्टि से कि किस साल से किस साल तक जाना है, ये इलेक्शन के समय का मुद्दा नहीं। और इस बार आप देखिए कि यूपीए की सरकार ने अपने सेकंड टर्म में तो आने के बाद से ही, शहरी में पहले टर्म से शुरू हो गया था, तो सेकंड टर्म में आने के यूपीए सेकंड ने उसी दिशा में इस कार्य को शुरुआत कर दी थी। और आप ये देखें, मैं दिल्ली की बात भी करूं तो दिल्ली में इन सब की घोषणाएं इलेक्शन के बहुत पहले, 3 साल पहले तक हो चुकी थी। अब हमारे मकानों की संख्या काफी है जो बन भी चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ये योजना बहुत विलम्ब से आई है शहरों की तरफ, तो इसमें थोड़ा विलम्ब लग रहा है। जमीन लोग कब्जे किए हुए हैं, उनके पास पट्टे नहीं है, पट्टे के अभाव में कर नहीं पाते। तो आपकी ये बात बिल्कुल सही है, उसको मैं लागू करने की कोशिश भी करूंगी कि इंटीग्रेटेड प्लान हो, जिसपे अन्य विभागों का भी सब में बैठ करके उसके साथ चर्चा हो। महिलाओं के अलग अलग विभागों में आप शीर्ष पदों पर रही हैं, संयोग से आपकी सरकार इस समय भी है, पहले भी रही है। बावजूद इसके जो उनकी अस्मिता का सवाल है, उनकी रक्षा का सवाल है, उसमें तमाम घोषणाओं के बावजूद बहुत ज़्यादा कोई क्वालिटेटिव चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक तो मैं इसको कहती हूँ, जो मुझे बहुत उद्वेलित करता है अंदर तक, कि हम शमशान वैराग्य की तरह घोषणाएं भी कर देते हैं जैसे, और कोई घटना घटती है कहीं बलात्कार की, सब एक होकर के बात करेंगे और अपने अपने स्थान पर देखें, अपने आप का आत्मलोचन करें तो हम सब गिल्टी अपने आप को पाएंगे। चाहे राजनेता हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आपके सोशल वर्कर हो, चाहे एग्जीक्यूट करने वाले हो, क्योंकि तब तो बात ही नहीं होती।
देखती हूँ, कहीं कहीं मैंने देखा है महिला विभाग, उसके बावजूद भी वहाँ पर एट्रिसिटी होती है। मैं कहती हूँ आपके यहाँ पर क्यों होती है? तो वहाँ पर भी वो मानसिकता है कि हम लोग दोयम दर्जे के हैं। जब मैं देखती हूँ कश्मीर की घाटी से आई हुई एक छोटे से गांव से बच्ची जब पासिंग आउट परेड की सलामी लेते हुए आगे बढ़ती है तो दिल एक तरह से आह्लादित हो जाता है। जब राष्ट्रपति की कुर्सी पे कोई महिला बैठती है, जब स्पीकर की कुर्सी पे बैठती है, जब यूपीए की चेयरपर्सन है, जब अपोजिशन की नेता है, तो मन ऐसा हो जाता है। और स्पुतनिक तक पहुंचने में तो और भी मन गदगद हो जाता है। और मानसिकता को बदलने की जरूरत है और उसके लिए लगातार ट्रेनिंग, लगातार एजुकेशन सिस्टम में अंतर, और सबसे बड़ी बात आर्थिक और दोनों दृष्टि से उसको मजबूत करना। और एक जो पॉलिसीज हैं उसमें त्वरितता होनी चाहिए। इसमें टाइम बाउंड प्रोग्राम कि यदि हमने ये घोषणा की कि 100 करोड़ का महिलाओं का है तो उसमें समयबद्ध, मतलब ये कि हमने 6 वीक में करना है तो 6 वीक में ही उसके हो। हमने अपने विभाग में कहा है कि जब तक महिला का पट्टा महिला के नाम पर नहीं होगा हम मकानों का नहीं करें। एक आवश्यक उसमें लक्षण रखा है। और इसमें भी सिंगल विमेन जो आदि दूसरी योजना हमारे राजीव आवास योजना वगैरह की, कि जिसमें जो सिंगल महिला है उनके लिए प्रायोरिटी है, विधवाओं के लिए प्रायोरिटी है। तो ये प्रायोरिटी हमें अपने आप निश्चित करनी चाहिए। यूपीए सरकार ने जितना कुछ किया और मैंने जो कानून महिला आयोग में बनाए थे 57, उनमें से अधिकांश कानून की अनुपालना चाहे रूल्स के रूप में चाहे कानून के रूप में यूपीए सरकार उनकी कर रही है। आज देश की 2 बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, बोलती तो हैं कि हाँ वीमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। अभी आपने भी कहा कि जब तक उनकी सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, ब्यूरोक्रेसी में भागीदारी नहीं होगी, तब तक सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलने वाला है। उनको लगना चाहिए कि हाँ दे आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्या वजह है कि सिर्फ लिप सर्विस हो रही है इतने वर्षों से, ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हो रहा है? कम से कम संगठन में ही 33% अगर ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां दे देती तो बहुत भला हो जाता महिलाओं का। मैं पीसीसी की प्रेसिडेंट थी, मैंने तो 33% नहीं, मैंने करीब 40% महिलाओं को पीसीसी में रखा ताकि उनका वो रह सके। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मानसिकता वहाँ होती है जब हम लोग टिकट देने के वक्त पर आते हैं, नहीं ये नहीं जीत सकती। हम लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि पुरुष क्या पूरा का पूरा जीत करके आ जाएगा क्या? और दूसरी बात है कि इसकी आड़ में अब जो कुछ लोग जो लगाते हैं इस बात पर रोक कि 33% की भागीदारी हम वो वर्ग नहीं आ रहा है जो इसमें आना चाहिए। तो उस वर्ग को आप लोग लाइए ना, जब आपके पास पावर है तो मानसिकता प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी में बदलने की जरूरत है। लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में केवल लिप सर्विस है, महिलाओं के वोट को लेने की एक कवायद है। उससे ज्यादा वो लोग भी आगे बढ़े तो 33% की न भागीदारी कम होगी न आना कम होगा। हालांकि मैं खुद इस बात को मानती हूँ कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज में परिवर्तन आया है और उन्होंने उन लोगों को लेना शुरू किया है। आम जन में परिवर्तन आया है, तो एक परिवर्तन तो आया है, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ जो दुष्कर्मता और दूसरा जो उन पर है उसमें कमी नहीं आ रही, उसको चेक करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। समय के साथ सपने बदले और नजरिया भी, फिर भी बदलाव के झरोखे से यहाँ का इतिहास आज भी नजर आता है। बदलते समय की बदलती तस्वीर। उत्तर प्रदेश, देखिए उम्मीदों से भरे इस प्रदेश की हर खबर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। Make way for the boss.
सच्चाई सामने आ रही है लोगों के। आपने डैम बनाया, कचरा वहीं छोड़ दिया। क्या मोदी का भगवा रंग लहराएगा? समाप्त हो जाएंगे आप, उत्तराखंड नाम की कोई चीज नहीं रह पाएगी। जो दल राज्य के लिए लड़ते रहे कि अलग छोटे राज्य बनने चाहिए, वो दल ही भरोसा में नहीं रहे लोगों के। पैसे का हो क्या रहा है? उपभोक्तावाद आज भारतवर्ष को चबाया जा रहा है। आज तो हमारे पास बहुत से तकनीक। ठीक है, तो आप बताइए कितने डॉपलर रडार आपने लगा दिए? कौतूहल का विषय है ये। गलती नहीं करी सरकार ने, अपराध किया है। बात आकर अटकती है कानून पर। हमारा काम है सवाल उठाना, हम तो उठाएंगे। देखिए डिबेट एट 8 रोज रात 8 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक TVS Phoenix 125। जब भारत बना तब हम थे भारत के भाग्य विधाता, लेकिन आजादी मिलने के बाद हमको क्या मिला? न भारत न भाग्य। लेकिन अब हर रात 8:30 बजे न कुर्सी न अफसर न नेता, जी मीडिया के मंच पर करोड़ों बुलंद आवाजें मेरे साथ मिलकर करेंगी लोकतंत्र का मेकओवर। भारत भाग्य विधाता और जी मीडिया इनिशिएटिव। मॉनसूनी बारिश और बंद से तबाह उत्तराखंड, सैकड़ों की मौत, हजारों लोग लापता और कई हजार करोड़ का नुकसान। आपदा की इस घड़ी में जी मीडिया कर रहा है अपील, बढ़ाएं मदद का हाथ और हिस्सा बनिए इंसानियत की इस पहल में। आप अपना योगदान प्रधानमंत्री राहत कोष में डीडी या चेक के जरिए इस पते पर भेज सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पर, या लॉग इन भी कर सकते हैं। सच्चाई सामने आ रही है लोगों के। आपने डैम बनाया, कचरा वहीं छोड़ दिया। क्या मोदी का भगवा रंग लहराएगा? समाप्त हो जाएंगे आप, उत्तराखंड नाम की कोई चीज नहीं रह पाएगी। जो दल राज्य के लिए लड़ते रहे कि अलग छोटे राज्य बनने चाहिए, वो दल ही भरोसा में नहीं रहे लोगों के। पैसे का हो क्या रहा है? उपभोक्तावाद आज भारतवर्ष को चबाया जा रहा है। आज तो हमारे पास बहुत से तकनीक। ठीक है, तो आप बताइए कितने डॉपलर रडार आपने लगा दिए? कौतूहल का विषय है ये। गलती नहीं करी सरकार ने, अपराध किया है। बात आकर अटकती है कानून पर। हमारा काम है सवाल उठाना, हम तो उठाएंगे। देखिए डिबेट एट 8 रोज रात 8 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक TVS Phoenix 125। वीएचपी ने आज से देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। इसकी शुरुआत दिल्ली के जंतर मंतर से होगी। वीएचपी संरक्षक अशोक सिंघल का कहना है कि यात्रा को राजनीति से नहीं जोड़ा जाए। वीएचपी नेता अशोक सिंघल को लखनऊ में अंबेडकर यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में रखा गया है, तो प्रवीण तोगड़िया, रामविलास वेदांती और लल्लू सिंह को एटा ले जाए जाने की संभावना है। अभी तक 84 कोसी यात्रा को लेकर सूबे भर से 2096 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अंबेडकर नगर में 2 और अस्थायी जेलें भी बनाई गई हैं। सियासत की बात में केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास ने कहा है कि वीएचपी की यात्रा पर कांग्रेस चुप नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमें दीवारों पर चस्पा होने की आदत नहीं है, दिल में रहने की ख्वाहिश है। गिरिजा व्यास ने बीजेपी पर अवसरवादिता की राजनीति करने का आरोप लगाया है। जब भी बीजेपी को लगता है कि वो बिल्कुल रसातल में जा रही है, तो वो सहारा पकड़ लेती है विश्व हिंदू परिषद का, आरएसएस का, और इनका लास्ट में अंत में आकर के एक ही मुद्दे पर आकर के टिक जाते हैं, और वो उनका धार्मिक मुद्दा, धार्मिक भावनाओं को जागृत करने का। आज संसद में फूड बिल पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही दूसरे कई अहम विधेयक भी संसद के पटल पर रखे जा सकते हैं। वहीं यूपीए सरकार की कोशिश फूड बिल को पास कराने की होगी। वहीं बीजेपी 84 कोसी यात्रा पर हंगामा कर सकती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज एक दिन के दौरे पर देहरादून आ रहे हैं। वो यहां यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में नई लैब का भी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गंगा और यमुना के बड़े जलस्तर ने इलाहाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी में तबाही मचा रखी है। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, तो कई एकड़ फसल पानी में डूब गई है। कई जगह सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा है।
जोधपुर में नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में आसाराम को पूछताछ के लिए पुलिस ने नोटिस भेजा है। 30 तारीख तक